यार आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। बिहार और झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ करेंगे बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले नजर डालेंगे कोरोना के आंकड़ों पर। बिहार में कोरोना के आंकड़े 30,000 के पार हो चुके हैं। 24 घंटे में कुल 10,159 सैंपल की जांच हुई है और अब तक कुल 19,876 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। आपको बता दें कि सूबे में वर्तमान में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 9,981 हो चुकी है। सूबे में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 66.11% है। बिहार में कोरोना के आंकड़ों में लगातार इजाफा हो रहा है। आंकड़े 30,000 के पार हो चुके हैं। 24 घंटे में कुल 10,159 सैंपल्स की जांच हुई है, जिसमें से अब तक कुल 19,876 मरीज ठीक हो चुके हैं। वर्तमान में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 9,981 हो चुकी है। सूबे में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 86.11% है। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संपादक संतोष सिंह लाइन पर जुड़े हुए हैं। संतोष जी, बिहार में कोरोना के आंकड़ों में लगातार इजाफा हो रहा है, फिलहाल जांच की क्या स्थिति है? शर्मिला, सबसे बड़ी बात यह है कि शुरुआती दिनों में जो मेरा 95%, 98% रिकवरी था, रेट था, वो घट के अब 66% पे आ गया जी। मौत भी की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है और जांच की अगर हम बात करें तो अभी भी हम 10,000 से आंकड़ा पार नहीं कर सके, जबकि कहा यह जा रहा है कि पीएचसी और अनुमंडल अस्पताल में भी हमने जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी है जी, लेकिन आंकड़ा नहीं बढ़ रहा है। पटना की अगर हम बात करें तो हर 100 में 14 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। जो पहले 2-3 था वो 14 पर पहुंच चुके हैं। ये जो संकेत है वो संकेत अलार्मिंग है और जब तक इसको कंट्रोल नहीं किया जाएगा स्थिति और भयावह होगी। जो देखने को मिल रहा है, अभी भी पीएमसीएच में उस तरह की व्यवस्था नहीं हो पाई है बिल्कुल जो व्यवस्था का दरकार है। एनएमसीएच में जो हंगामा चल ही रहा है और इलाज को लेकर अभी भी उस तरह की चीजें देखने को नहीं मिली, क्योंकि वहां डॉक्टर का उस तरीके से इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, पोस्टिंग ही नहीं है। सिर्फ एम्स के भरोसे सारी चीजें चल रही है और अब एम्स यूं कहे तो वीवीआईपी जो लोग हैं, भागलपुर के कमिश्नर बीमार पड़ी है, कोरोना पॉजिटिव, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, उनको एम्स भेजा गया है। तो अब इस तरह के ही मरीजों से एम्स में लोगों का इलाज हो रहा है। ये एक संकेत है कि बिहार का अपना जो हेल्थ सिस्टम है वो पूरी तौर पर फेल कर गया है और अब एक एम्स के सहारे हम कोरोना से जंग कैसे जीतेंगे, ये एक यक्ष सवाल है। जी संतोष जी, अगर हालात ऐसे ही रहे तो मरीजों की संख्या में और ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। डॉक्टर, जो चीजें सामने आ रही है, लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है जी। हंगामे हो रहे हैं, नर्स के साथ मरीज के परिजन बदतमीजी कर रहे हैं। हर जगह औरंगाबाद से खबरें आ रही है, किशनगंज से खबरें आ रही है, सदर अस्पताल में हंगामा हो रहा है, डीएमसीएच में हंगामा, मतलब हर अस्पताल से अब हंगामा की खबरें आने लगी है कि किस तरीके से चीजें हाथ से बाहर निकल दी जा रही है। देखते देखते लोगों की मौत हो जा रही है। परिजन का गुस्सा को जायज ठहराया नहीं जा सकता है, लेकिन कहीं न कहीं गुस्सा की वजह भी है ट्रीटमेंट को लेकर। ये चीजें अब क्वेश्चन वाली स्थिति बढ़ती जा रही है और आने वाले समय में बिहार में को संभालना एक बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल संतोष जी, और इन सभी मामलों को देखकर यही देखा जा रहा है कि इससे सबसे अधिक आम लोग परेशान हैं और वीवीआईपी लोगों को इसमें सुविधाएं तो मिल रही है, लेकिन आम लोग इसमें पूरी तरह से पिस कर रह गए हैं। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया संतोष जी। और अब झारखंड के आंकड़ों पर नजर डालेंगे। झारखंड में कोरोना की रफ्तार नहीं थम रही है। 24 घंटों में राज्य में कोरोना के 439 मामलों की पुष्टि हुई। रांची में 125 कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं रिम्स के 8 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पिछले 24 घंटे में संक्रमण से 3 लोगों की मौत हुई है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए झारखंड से हमारे ब्यूरो चीफ सुरेंद्र सोरेन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी, झारखंड में भी कोरोना की रफ्तार नहीं थम रही है। रिम्स के डॉक्टर्स के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर मिल रही है, क्या हालात है रिम्स के अभी?
बिल्कुल रिम्स के हालात बिल्कुल बेकाबू हो रहे हैं, क्योंकि चिकित्सकों के संक्रमित होने के बाद अब सरकार की यह सबसे बड़ी चिंता है कि वो मरीजों की देखभाल के लिए, उनके इलाज के लिए जो डॉक्टर है या चिकित्सा कर्मी हैं, उनके संक्रमित होने के बाद उन्हें आइसोलेटेड करने के बाद फिर व्यवस्थाएं, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं कैसे आगे लेकर बढ़ी जा सकती है। और रफ्तार बढ़ रही है और सर्वाधिक रिकॉर्ड जो झारखंड में बन रहे हैं, हर रोज नए रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। अब राजधानी रांची में स्थिति विस्फोटक हो गई है। यहाँ बुधवार को 125 मरीज मिले और कुल राज्य के आंकड़े 439 के पार कर चुके हैं। आज भी सुबह कुछ रिपोर्ट आए हैं, कुछ जिलों से रिपोर्ट आए हैं, 480 के आसपास के आंकड़े बताए जा रहे हैं कि फिलहाल 480 पर पहुंच गई है। कुल आंकड़ों की बात अगर हम करें तो वो 6000 से ऊपर पहुंच चुकी है। अब इन परिस्थितियों में अब सरकार के सामने यहाँ इलाज की व्यवस्था कर दी है, दूसरी तरफ चिकित्सक और चिकित्सा कर्मी भी इन्फेक्टेड हो रहे हैं। अलग अलग पीएचसी में बालूमाथ में कोरोना की जांच करने वाले जो सैंपल लिए जाते थे, उनके 2 कर्मी संक्रमित हो गए हैं। अब वहां उस प्रखंड के पदाधिकारियों की यह चिंता है कि अब जो कोरोना से संक्रमित लोगों के सैंपल कैसे लिए जाएंगे या जो संदिग्ध हैं उनके सैंपल कैसे लिए जा सकेंगे। तो ऐसी व्यवस्थाएं अलग अलग जिलों में भी देखी जा रही है, जहां डॉक्टर भी इन्फेक्टेड हो रहे हैं, स्वास्थ्यकर्मी भी इन्फेक्टेड हो रहे हैं। और ऐसी परिस्थितियों में जहां राज्य में अधिकतम रिकॉर्ड की संख्या सामने आ रही है, तो अब बेशक ये कहा जा सकता है कि सरकार ने जो लॉकडाउन की उम्मीद रखी जा रही थी, वो लॉकडाउन ना करके एक अध्यादेश लाया है और एक अध्यादेश के जरिए संक्रमण को तेजी से फैलने से रोकने के लिए जो कानून लाए गए हैं, जिसके अंतर्गत 1 लाख का जुर्माना और अधिकतम 2 वर्ष तक की सजा मुकर्रर हो सकती है। जो निर्देशों का पालन नहीं करेंगे उनके लिए यह सजा तय की जा रही है। अब इन हालात में अब झारखंड में जिस तेजी से रफ्तार बढ़ रही है, माननीय से लेकर के आम आवाम तक इसके संक्रमण के जद में आ गए। बिल्कुल सुरेंद्र जी, जिस तरीके से झारखंड में कोरोना के हालात बद से बदतर हो रहे हैं, स्थिति अब काबू में करने की बेहद जरूरत है। और लॉकडाउन पर खैर सरकार ने फिलहाल कुछ निर्णय नहीं लिया है, लेकिन लॉकडाउन और नियमों का उल्लंघन करने पर अब 2 साल का जुर्माना लग सकता है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी। झारखंड सरकार ने नया संक्रमण रोग अध्यादेश जारी किया है। सीएम ने कहा कि सुधार के लिए सख्ती जरूरी है और संपूर्ण लॉकडाउन पर मंथन चल रहा है। आपको बता दें कि कल कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें 39 प्रस्तावों पर मुहर लगी थी, लेकिन लॉकडाउन के निर्णय को लेकर फिलहाल अभी जो सरकार है वो निर्णय ले रही है और झारखंड सरकार ने नया संक्रमण रोग अध्यादेश को जारी किया है। बता दें कि राज्य में नियमों का उल्लंघन करने पर 2 वर्षों की सजा हो सकती है और 1 लाख तक जुर्माना लग सकता है। तो संपूर्ण लॉकडाउन पे फिलहाल मंथन चल रहा है। लॉकडाउन पर कोई फैसला राज्य सरकार ने नहीं लिया है, लेकिन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 2 साल सजा का जो कह सकते हैं कि प्रावधान लगा है और 1 लाख जुर्माना का भी ऐलान किया गया है। ये जो सजा का जो प्रावधान किया गया है, क्या जो अध्यादेश कैबिनेट में है, वो आपको लगा कि क्यों जरूरी है? लोग नहीं समझ पा रहे हैं। हाँ, देखिए इसकी कानून में प्रावधान है और समय समय पर कभी कभी सख्ती करने की भी आवश्यकता पड़ती है और इसको लेकर के आज ये निर्णय लिया गया। कई महत्वपूर्ण निर्णय सरकार ने लिए हैं। आज राज्य में छात्रों के लिए मदरसा को भी अनुदान देने वाली, शिक्षकों को सैलरी नहीं मिल रहा था, वो आज हम लोगों ने क्लियर किया। पटना में आए दिन अस्पतालों के हालात बद से बदतर हो जा रहे हैं और आए दिन अस्पतालों में जो कर्मचारी है वो हड़ताल कर रहे हैं। आज पटना एम्स में नर्सिंग स्टाफ हड़ताल पर चले गए हैं। वेतन वृद्धि समेत 6 सूत्री मांगों को लेकर वो हड़ताल पर गए हैं। आपको बता दें कि 400 से अधिक नर्सिंग स्टाफ एम्स के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं।
तो बता दें कि पटना एम्स में हड़ताल पर गए हैं नर्सिंग स्टाफ। वेतन वृद्धि समेत 6 सूत्री मांगों को लेकर सारे जितने भी 400 कुल नर्स है वो हड़ताल कर रहे हैं और एम्स के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम एम्स पटना नर्सिंग ऑफिसर आउटसोर्स कॉन्ट्रेक्चुअल हैं। हम लोगों की कुछ मांगे हैं। 800 कर्मचारी हम। हाँ, तो इसमें हमारी डिमांड में ये एक तो जॉब सिक्योरिटी के रिगार्डिंग है कि हमको हमारी जॉब सिक्योरिटी के रिगार्डिंग। सेकंड हमारी जो है ये है हमारी सैलरी इंक्रीमेंट की सैलरी इंक्रीमेंट का। जैसे अभी गवर्नमेंट ने बोला है कि समान कर्मचारी समान वेतन, ये सेम वर्क सेम पे, तो इसके रिगार्डिंग हमारी सैलरी इंक्रीमेंट का है। एक हमारी जो लीव है और अभी कोई जो मेडिकल लीव है, सिक लीव है, इनमें थोड़ा कंसेशन है, तो इसके इंक्रीमेंट के रिगार्डिंग है। सर ऐसे तो हमारी 6 सूत्री मांग है, लेकिन 6 सूत्री मांग में सबसे हमारा जो पहला डिमांड है कि हम यहाँ पे 3 से 4 सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो हमें भी एम्स का अंग मान करके हमको एम्स के जैसा, जैसे एम्स के एम्प्लॉय को जैसे हमको मान्यता दिया जाता है उसी तरह से हमको भी मान्यता दिया जाए। हम ये नहीं कहते हैं कि हमको पूरी तरह से परमानेंट करो, लेकिन जो भी है हमको भी मान्यता मिलना चाहिए एम्स के स्टाफ के जैसे। और इस पर अधिक जानकारी के लिए धानापुर से हमारे सहयोगी अभय फोन लाइन से जुड़े हुए हैं। अभय, कुल 400 नर्सिंग स्टाफ हड़ताल पर गए एम्स में, क्या कह सकते हैं कि इतनी अधिक संख्या में नर्सों का हड़ताल पर जाना, बहुत ही बड़े अस्पताल में जितने भी कार्य हैं वो प्रभावित हो रहे होंगे? जी बिल्कुल, जिस तरह से ये 400 से ऊपर ही नर्सिंग स्टाफ जो हड़ताल पर चले गए हैं, ये एक दिन का ही नहीं बात, ये 3 दिन पहले ही ये प्रशासन को एक ज्ञापन सौंप चुके थे कि हमारे जो 6 सूत्री मांग है उसको पूरा किया जाए 2 दिनों में, नहीं तो फिर हम हड़ताल पर चले जाएंगे। और जब उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वो हड़ताल पर चले गए हैं। जी तो बिल्कुल, फिलहाल प्रशासन क्या कुछ कदम उठा रही है इसको लेकर? देखिए, अभी तो ये बातचीत चल रही है एम्स प्रशासन और नर्सिंग स्टाफ के बीच में, लेकिन अभी ये तो कोई भी इसके बीच में कोई भी निर्णय नहीं निकल पाया है, जिसको लेकर ये लोग अभी हड़ताल पर है। ये हड़ताल इन तरफ ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं ये लोग। जी, तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर 400 से अधिक नर्स एम्स के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और हड़ताल पर चले गए हैं। कुल 6 सूत्री मांगों को लेकर कुल 400 नर्सिंग स्टाफ हड़ताल कर रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया अभय। तो बता दें कि भागलपुर में से खबर आ रही है जहां कोरोना पीड़ित कमिश्नर की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर हालत में वंदना किन्नी को पटना एम्स रेफर किया गया है। कमिश्नर के साथ डॉक्टर्स की टीम भी पटना भेजी गई है। ड्यूटी के दौरान 17 जुलाई को कोरोना से संक्रमित हुई थी कमिश्नर वंदना विन्नी और कमिश्नर की आवास पर ही उनका इलाज चल रहा था। बता दें कि बुधवार को उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद कमिश्नर के साथ डॉक्टर्स की टीम को पटना भेजा गया है। खबर भागलपुर से आ रही है जहां कोरोना पीड़ित कमिश्नर की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर हालत में वंदना किन्नी को पटना के एम्स में रेफर किया गया है। बता दें कि कमिश्नर के साथ डॉक्टर्स की एक टीम भेजी गई है। ड्यूटी के दौरान 17 जुलाई को कोरोना से संक्रमित पाई गई थी कमिश्नर के आवास पर ही उनका इलाज चल रहा था और बुधवार को सांस लेने में उन्हें तकलीफ हो रही थी। कि भागलपुर की कमिश्नर की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर हालत में उन्हें पटना एम्स रेफर किया गया है। बता दें कि कमिश्नर के साथ डॉक्टर्स की एक टीम को भी भेजा गया है। कुछ दिनों पहले ही कमिश्नर कोरोना से संक्रमित पाई गई थी। ड्यूटी के दौरान ही उन्हें कोरोना संक्रमण हुआ था और उसके बाद उनकी आवास पर ही उनका इलाज चल रहा था। बुधवार को सांस लेने में ज्यादा तकलीफ होने के बाद उन्हें पटना एम्स रेफर कर दिया गया है और उनके साथ डॉक्टर्स की एक टीम को भी पटना भेजा गया है। अधिक जानकारी के लिए भागलपुर से हमारे सहयोगी डब्लू फोन लाइन से जुड़े हुए हैं। डब्लू, कोरोना पीड़ित कमिश्नर की हालत फिलहाल कैसी बताई जा रही है? देखिए, भागलपुर में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे कि भागलपुर जिले के कई बड़े अधिकारी इनके चपेट में पहले ही आ चुके हैं।
उनके बाद भागलपुर के प्रमंडलीय आयुक्त वंदना किनी है, उनकी हालत 17 जुलाई से ही कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उनकी इलाज होम क्वारंटाइन में चल रहा था, सरकारी आवास में ही उनकी इलाज चल रहा था। लेकिन देर रात अचानक तबियत अधिक बिगड़ने के बाद उसे पटना के लिए रेफर किया गया है। उनके साथ एक डॉक्टर का टीम भी पटना के लिए साथ में रवाना किया गया। फिलहाल प्रमंडलीय आयुक्त का तबियत जो है स्थिर बताया जा रहा है और देर शाम तक पटना पहुंचने की उम्मीद है। पटना में उनका बेहतर इलाज की व्यवस्था की जा रही है। वहां पहुंचने के बाद उनकी इलाज होगी, उनके बाद बेहतर तरीके से जो तमाम स्थिति है उनके बारे में स्पष्ट हो पाएगी। हालांकि भागलपुर में संक्रमण का जो दायरा है लगातार जिले में ही नहीं, आसपास के क्षेत्रों में भी लगातार सुल्तानगंज हो, कहलगांव हो, नवगछिया हो, इन क्षेत्रों में भी संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ते जाए और सरकारी सभी कार्यालय के कर्मी और अधिकारी इनके चपेट में आ रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की जो अब तक व्यवस्था है उनकी लगातार जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है, लगातार इस पर नजर रखी जा रहा है। वहीं एक खबर यह भी है कि भागलपुर जिले के जो जिलाधिकारी थे जो पिछले दिनों पॉजिटिव आए थे, उनके हालत में लगातार सुधार होने के बाद वह जिले लौट आए हैं और उन्हें 10 दिनों के लिए होम क्वारंटीन में रहने के लिए इजाजत दी गई है। 10 दिन वह होम क्वारंटीन में रहेंगे, उनके बाद फिर वह अपने कार्य क्षेत्र में संभावना है कि वह आ पाएंगे। हालांकि अभी तक तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया डब्लू। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पटना एनएमसीएच में जमकर हंगामा हुआ। मरीज के परिजन और स्वास्थ्यकर्मियों के बीच जमकर मारपीट हुई और हंगामे के बाद स्वास्थ्यकर्मियों ने कार्य बहिष्कार कर दिया। तो ये बड़ी खबर पटना एनएमसीएच से आ रही है, जहां जमकर अस्पताल परिसर में हंगामा हुआ। यह हंगामा मरीज के परिजनों और स्वास्थ्यकर्मियों के बीच हुआ। हंगामा और मारपीट हुआ। उसके बाद मारपीट के बाद स्वास्थ्यकर्मियों ने कार्य बहिष्कार किया। पटना एनएमसीएच में जमकर हंगामा और मारपीट की गई। आपको बता दें कि मरीज के परिजन और स्वास्थ्यकर्मियों के बीच ये मारपीट हुई। हंगामे के बाद स्वास्थ्यकर्मियों ने कार्य बहिष्कार कर दिया, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन में अफरा तफरी का माहौल हो गया। अधिक जानकारी के लिए इस पर हमारे साथ पटना से वरिष्ठ सहयोगी मरगूब आलम फोन लाइन से जुड़े हुए हैं। मरगूब जी, अस्पताल में मरीज के परिजनों और स्वास्थ्यकर्मियों के बीच ये मारपीट क्यों हुई? सवाल दोहराएंगे? मरगूब जी, अस्पताल में मरीज के परिजनों और स्वास्थ्यकर्मियों के बीच ये मारपीट क्यों हुई? देखिए, कल देर रात की घटना बताई जा रही है। कोविड पेशेंट एनएमसीएच में आया था, उसको लेकर के कुछ परिजन वहां पहुंचे थे और पहुंचने के बाद परिजनों ने इलाज के बारे में उनसे बातचीत की। क्योंकि नर्स इलाज नहीं कर पाते हैं तो उनके साथ उनकी पहले बगझक हुई। बगझक के बाद वहाँ हंगामा हो गया। हंगामा के बाद मारपीट हो गया। मारपीट के बाद वहाँ स्थिति खराब हो गई और वहाँ स्वास्थ्य कर्मियों ने काम का ठप कर दिया। हालांकि देर रात के बाद लगभग 3 बजे भोर में प्रशासन ने तत्काल पूरे मामले में कह सकते हैं कि समझौता कराया और फिलहाल अब क्या वहाँ रिश्यूर तरीके से काम काज चल रहा है। फिलहाल अभी जो हमारे पास जानकारी आ रही है वो नई जानकारी यह है कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे एनएमसीएच पहुंचे हैं और एनएमसीएच पहुंचे हैं और वहाँ कोविड वार्ड का वो निरीक्षण कर रहे हैं। तो अपने आप में ये बड़ी खबर इसलिए है कि पहली बार जब से कोविड है तब से स्वास्थ्य मंत्री एनएमसीएच पहुंचे हैं। तो फिलहाल अभी एनएमसीएच में व्यवस्था जो है उसको रिशेड्यूल करने की पूरी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं देखना होगा कि शायद आने वाले दिनों में इस तरह की घटना न हो, इसको लेकर के निश्चित तौर पर प्रशासन अभी तक सजाएगा। जी, तो बता दें कि फिलहाल अब स्थिति पे काबू पाया गया है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया मरगूब। तो एनएमसीएच में फिलहाल स्थिति पर काबू पा लिया गया है और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने खुद एनएमसीएच में जाकर निरीक्षण लिया और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अब खबर गोपालगंज से है, जहां दियारा इलाके में बाघ घुस जाने से दियारा इलाके में हड़कंप मच गया। बाढ़ के पानी में बहकर बाघ दियारा इलाका पहुंचा और बाघ को पकड़ने के लिए एनडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। फिलहाल मांझा प्रखंड के ईशापुर गांव में एनडीआरएफ की टीम बाघ को पकड़ने में मशक्कत कर रही है।
तो खबर गोपालगंज से है, जहां दियारा इलाके में बाघ घुस गया। बाघ को लेकर दियारा में हड़कंप मच गया। बाढ़ के पानी में बहकर पहुंचा बाघ। बाघ को पकड़ने में जुटी एनडीआरएफ की टीम। मांझा प्रखंड के ईशापुर गांव का मामला। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ गोपालगंज से सहयोगी मंजेश फोन लाइन से जुड़े हुए हैं। मंजेश, फिलहाल स्थिति पे नियंत्रण हुआ कि नहीं? क्या एनडीआरएफ की टीम ने बाघ को पकड़ने में सफलता पाई? हाँ जी, मैं बता दूं कि गोपालगंज के मांझा प्रखंड के ईशापुर गांव में बाघ को देखा गया, जहां बिजली चौधरी के घर के सामने खड़ा हुआ था, जहां ग्रामीण में दहशत है और ग्रामीणों की सूचना पे एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है, लेकिन अभी तक बाघ को नहीं पकड़ा गया। जी तो बिल्कुल, फिलहाल बाघ को नहीं पकड़ा गया है और एनडीआरएफ की टीम बाघ को पकड़ने की मशक्कत में लगी हुई है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया मंजेश। अब खबर दानापुर से है, जहां नगर परिषद की कार्यों की पोल खुल गई है। वीवीआईपी इलाके का हाल बेहाल हो चुका है। बता दें कि सड़कों पर 4 से 5 फुट पानी बह रहा है। करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी लोगों को जल जमाव से राहत नहीं मिल सकी है। तो दानापुर में नगर परिषद की कार्यों की पोल खुल रही है। वीवीआईपी इलाके का हाल बेहाल है। सड़कों पर 4 से 5 फुट पानी बह रहा है। करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी लोगों को जल जमाव से राहत नहीं मिल पाई है। खबर गोपालगंज से है, जहां वाल्मीकि नगर बराज से पानी छोड़ा गया। आपको बता दें, करीब 4.5 लाख क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज किया गया। पानी के बहाव से तटबंधों पर दबाव बढ़ने लगा है। सारण बांध और रिंग बांध में रिसाव की खबरें भी आ रही हैं। देर रात डीएम और एसपी ने बांधों का निरीक्षण किया और बांधों पर चल रहे मरम्मती कार्य का जायजा लिया। और अब खबर खगड़िया से है, जहां सिविल कोर्ट के जज के बॉडीगार्ड ने आत्महत्या कर लिया। सरकारी आवास में खुद को मारी गोली। अपने परिजनों के साथ मृतक बॉडीगार्ड रहता था और सरकारी आवास में गोली मारकर खुद की जान ले ली। खबर खगड़िया से है, जहां सिविल कोर्ट के जज के बॉडीगार्ड ने आत्महत्या कर ली है। सरकारी आवास में खुद को मारी गोली। अपने परिजनों के साथ मृतक बॉडीगार्ड रहता था। तो गोपालगंज में जादवपुर मंगलपुर महासेतु के आगे अप्रोच पथ में कटाव शुरू हो चुका है। गंडक के तेज बहाव से अप्रोच पथ में दरार बढ़ रहा है। जादवपुर के राजवाही के पास ध्वस्त होने के कगार पर अप्रोच पथ आ चुका है। जमशेदपुर में लगातार कोरोना का विस्फोट जारी है। जमशेदपुर में अब 84 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसमें 18 जवान कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं और कोरोना से एक मरीज की मौत हो चुकी है। और इसके साथ कोरोना मरीजों की संख्या जिले में बढ़कर 1075 हो चुकी है। तो लगातार जमशेदपुर में कोरोना का विस्फोट जारी है। 84 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि होने के साथ अब आंकड़ा 1075 हो चुका है, जिसमें 18 जवान भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और इसके साथ एक कोरोना मरीज की भी संक्रमण से मौत हुई है। इस पर अधिक जानकारी के लिए जमशेदपुर से हमारे सहयोगी मनोज फोन लाइन से जुड़े हैं। मनोज, लगातार जमशेदपुर में कोरोना का विस्फोट जारी है। फिलहाल जिले में जांच की क्या व्यवस्था है? देखिए, जांच की व्यवस्था की बात करें तो एमजीएम अस्पताल है और साथ साथ एमजीएम मेडिकल कॉलेज है और टीएमएच है। ये 3 जगह चल रहा है। हालांकि अब टाटा मोटर अस्पताल में भी जांच शुरू हो गई है, लेकिन जांच से ज्यादा जरूरी है कि आखिर मरीज को कहाँ रखे। लगभग 1100 तक मरीज की संख्या पहुंच गई है। तो आप समझिए 1100 पहुंच गई है और बेड जमशेदपुर में मात्र 500 से 600 बेड है पूरे अस्पताल में, चाहे सरकारी अस्पताल कहें या टीएमएच की बात कहें। तो अब जो है शहर का जो
होटल है, होटल में अब मरीजों को शिफ्ट किया जाएगा। और इसको लेकर जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि एक रूम का 2500 से 3,500 रुपया लोगों को पे करना पड़ेगा, और जो कोरोना के संक्रमित होंगे अब वो होटल में रहेंगे, उनका इलाज अब होटलों में ही होगा। तो शहर में भले ही जांच का जो दायरा है, भले ही जांच हो रहा है, लेकिन जांच के साथ साथ जो मरीजों की संख्या है वो काफी बढ़ रही है और मृत्यु दर में भी काफी वृद्धि हो रही है। प्रतिदिन 3-4 लोगों की मौत हो रही है। जी बिल्कुल, आए दिन संक्रमण से लोगों की जिले में मौत हो रही है और कोरोना संक्रमण लगातार तेजी से बढ़ रहा है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया मनोज।